में आज हम लोग पहुंच गए हैं मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण। थोड़ा इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये प्राचीन भारत की जो श्रृंखला चल रही है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और बाकी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पॉलिटी से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक के, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पर। मौर्य पूर्व आक्रमण की ओर चलते हैं। मौर्य पूर्व आक्रमण में विशेष रूप से हम लोग क्या देखेंगे, जब पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद मैंने बताया था कि राजनीतिक स्थितियां उथल पुथल भरी थी। लगभग 16 महाजनपद थे और सभी महाजनपद आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में महाजनपदों के दौर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होना शुरू होता है। तो मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से बिहार का क्षेत्र था। ये बढ़ते बढ़ते इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू करते हैं। लेकिन इस समय में भारत का जो यह क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र, यह अभी भी अराजक स्थिति में था। मतलब यहाँ कोई एक व्यवस्थित शासन नहीं था, कोई एक मजबूत शासन नहीं था। और इस मजबूत शासन के अभाव में कई समस्याएं थी। जैसे छोटे छोटे राजा थे जो अच्छे ढंग से अपने शासन को नहीं चला सकते थे। इसी कारण से इन क्षेत्रों में एक अराजक स्थिति थी और यह वह अवसर था जब यहाँ से विदेशी भारत में प्रवेश कर सकते थे। अब भारत में जितने भी आक्रमणकारी हैं, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे हम मध्यकालीन भारत में देखेंगे कि मुगल आए हों, सभी इसी मार्ग से भारत आते हैं। क्यों आते हैं? तो भारत का यह हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, तो कोई भी हिमालय को क्रॉस करके नहीं आ सकते थे। ये वाला हिस्सा पूरी तरह से जलीय क्षेत्र है, तो जल के रास्ते से तभी आ सकते थे जब आपकी नेवी अर्थात नौसेना काफी मजबूत हो। तो उस प्राचीन काल में ना तो हिमालय पे चढ़ने की शक्ति किसी साम्राज्य के पास थी और ना ही समुद्री मार्ग के थ्रू आक्रमण करने की। परिणाम ये निकलता था कि भारत का एकमात्र यही हिस्सा बच जाता था, पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा, जिस होकर के कोई भारत में प्रवेश कर सकता था। और भारत के इस तरफ अगर देखेंगे तो पहले आता है ईरान और फिर आता है यूनान। और इस तरह से प्राचीन भारत में दो प्रमुख आक्रमण देखने को मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के स्थापना से पहले, और वह आक्रमण कहलाता है ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। मौर्यों के समय में पहले ईरानी आक्रमण हुए और उसके पश्चात जो है वो यूनानी आक्रमण हुए। तो ये ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण के क्रम को ही आज हम लोग समझेंगे। तो भारत में एक तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि किस तरह से इस तरफ से आ रहे हैं भारत में ये आक्रमणकारी, पहले कौन आते हैं, फिर बाद में कौन आते हैं और उनसे जुड़े हुए प्रमुख बिंदु। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। मौर्य साम्राज्य से पहले जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था, इस मगध के उत्कर्ष के क्रम में ही यूनानी और ईरानियों का आक्रमण था। इसमें सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ। तो ईरानियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु कौन है जो प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। ईरानियों के क्रम में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण अगर किसी के द्वारा किया गया तो वो थे ईरानी। तो ये कई एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो ईरानियों ने किया था। और ईरान में एक वंश था जिसका नाम था हखमनी वंश। इसी वंश ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। हखमनी वंश ईरान में जो स्थापित था उसकी स्थापना की थी साइरस द्वितीय ने। और यही साइरस द्वितीय जो राजा था, जो लगभग 558 बीसी से 529 बीसी तक जो है वह राज्य करता रहा ईरान के क्षेत्र में। और उस ईरान के क्षेत्र से उसने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। इसका कारण ये था कि उसे पता था कि भारत के इस पश्चिमी सीमा पर कोई मजबूत राजा नहीं है। मजबूत राजा नहीं होने के कारण उसको एक अवसर दिखा और उस अवसर का लाभ उठाने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रथम वंश कौन था जो भारत पर आक्रमण किया विदेशी, तो हखमनी वंश। कहां से आया था? ईरान से आया था। और प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था साइरस द्वितीय। हालांकि साइरस द्वितीय सफल नहीं रहा और वह सीमा प्रांत से ही वापस लौट गया। भारत में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला पहला विदेशी या पहला ईरानी अगर कोई था तो वह था सफल प्रयास करने वाला डेरियस प्रथम।
डेरियस प्रथम को इतिहास में दारा प्रथम भी लिखा गया है, तो कहीं दारा प्रथम, कहीं डेरियस प्रथम के नाम से जाना जाता है। डेरियस प्रथम ने भारत में 516 बीसी में भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र गांधार प्रदेश को जीत लिया और उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस तरह से आप ईरानियों के प्रारंभिक इतिहास में देख सकते हैं कि हखमनी वंश था। हखमनी वंश के साइरस द्वितीय ने सबसे पहले आक्रमण किया, उसके पश्चात डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने सफलतापूर्वक आक्रमण करते हुए भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीता तथा ईरान ने इसे अपना 20वां प्रांत बनाया। डेरियस प्रथम ने जिस भारतीय प्रदेश को जीता उसको जीत करके उसने अपना एक प्रांत बना लिया। कहा जाता है कि उसके पास टोटल 23 प्रांत थे, जिसमें से 20वां प्रांत उसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को बनाया था, जो कई एग्जाम में भी पूछा गया है। और यहाँ से बड़ी मात्रा में उसे मुद्रा अर्थात धन की प्राप्ति होती थी। कहा जाता है कि उस प्रांत को जिसने उसे 20वां प्रांत बनाया था वहां से 360 टैलेंट स्वर्ण की मुद्राएं प्राप्त होती थी। तो ये आंकड़े जो है, ये मुद्रा का नाम जो है वो ईरानी मुद्रा के आधार पर रखा गया है। तो 20वां प्रांत बनाया तथा 360 टैलेंट स्वर्ण की मुद्राएं प्राप्त होती थी। बाद में हखमनी वंश के अन्य वंशज भी हुए जो भारत में अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन लंबे समय तक वो प्रयास सफल नहीं रह सका, क्योंकि हखमनी वंश का पतन ईरान में हो गया। तो ईरान में इस वंश के समाप्त हो जाने के कारण, इस वंश के पतन हो जाने के कारण भारत में भी ईरानियों का प्रभाव समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ईरानी आक्रमण में हम लोग 2-3 मुख्य बिंदु देखेंगे। हखमनी वंश देखा हम लोगों ने, साइरस द्वितीय को देखा, डेरियस प्रथम को देखा और भारत के इस 20वें प्रांत को बनाते हुए देखा। अब देखते हैं कि ईरान का भारत में आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव से 2-3 प्रश्न बना लिए जाते हैं। ईरानियों के आगमन के बाद ईरानियों की जो कला संस्कृति थी वो भारत में विकसित हुई। ईरानियों की एक लिपि थी जिसे अरमाइक लिपि के नाम से जाना जाता है, और इसी अरमाइक लिपि का प्रभाव जो है वो भारत में पड़ा और भारत में एक नई लिपि का जन्म हुआ जिसे खरोष्ठी लिपि नाम दिया गया। और इससे पहले हमारे यहाँ जो है वो ब्राह्मी लिपि चल रही थी। तो खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि का वर्णन जो है आप अशोक के शिलालेखों पर भी देखने को मिलेगा। तो अशोक के शिलालेखों पर प्रयोग की गई खरोष्ठी लिपि कहाँ से आई थी, तो वो ईरानी प्रभाव की देन थी। इसके अलावा बाद में चल करके जो मौर्य काल में कला का विकास होता है और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक भव्य राजप्रसाद का निर्माण जो है वो पाटलिपुत्र में कराया गया तथा अशोक ने कई स्तंभ बनवाए, जो कि सारनाथ का स्तंभ भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपनाया जाता है। तो वो जो स्तंभ बनाने की कला थी ये वास्तव में कहा जाता है कि ईरान से ही प्रेरित थी, क्योंकि ईरानी इस तरह के कला को बनाने में पारंगत थे। तो कहीं ना कहीं ईरान की कला संबंधी प्रभाव को जो है भारत पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से लिपि में खरोष्ठी लिपि कहां से प्रभावित था, तो ईरान से। इसके अलावा मौर्य कला में राजप्रसाद स्तंभ से जुड़ा हुआ जो कला था वो कहां से प्रभावित था, तो ईरान से। और इसके अलावा ईरान के साथ संपर्क बढ़ने के साथ ईरान के साथ आर्थिक संबंध बढ़े और भारत का व्यापार ईरान से और ईरान का व्यापार भारत से होना शुरू हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हम लोगों ने ईरान के संबंध में देखा। तो प्रथम जो आक्रमणकारी